अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी ने प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, मगर फिर अमेरिका थोड़ा सा इन्वॉल्व है। देखें, हमारे वजीर दाखिला पाकिस्तान जनाब मोहसिन नकवी साहब इस वक्त अमेरिका में हैं और अभी कहीं मैं बाहर जा रहा था तो आला पे सडन लाइव कवरेज यूनाइटेड नेशन से दिखाई जा रही थी। तो कोई पुलिस चीफ, यूनाइटेड नेशन पुलिस चीफ का कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें मोहतरम मौजूद थे। तो जब उन्होंने अपनी स्पीच पढ़नी शुरू की तो मुझे हंसी आ गई कि मोहसिन नकवी बोलना उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत कम बोल पाते हैं और बहुत मुश्किल पेश आती है। तो पहले तो उन्होंने एक दो दफ़ा ऊपर देखा, मगर फिर उन्होंने तेज़ी से सामने रखी हुई स्पीच पढ़नी शुरू कर दी, मगर उनकी तेज़ी में भी बहुत सुस्ती थी। वो मोहसिन नकवी जो हैं, आपकी 90% से ज़ायद बातों पर सिर्फ मुस्कुराते रहेंगे और एक आध लफ्ज़ जैसे अशरफी गिरने का खदशा हो। तो एक दोस्त बता रहे थे कि उनकी इस मुस्कुराहट से राना सनाउल्लाह बहुत खार खाते हैं। जब कहीं मुलाकात हो जाए, एक दूसरे की निगाहें मिलें, तो वो सोफिस्टिकेटेडली मोहसिन नकवी को देख कर मुस्कुराते हैं और वो वैसे भी मुस्कुराते रहते हैं कोई भी हालात हो। तो राना सनाउल्लाह जो राजपूत है, रांगड़ है, वो गुस्से से आपे से बाहर हो जाते हैं कि ये मुझे देख कर हंस रहा है। नहीं रान साहब, वो सोते में भी मुस्कुराते हैं। तो आप इसके लिए परेशान ना हो और एडजस्ट करने की कोशिश करें कि आपके मुकद्दर में आपकी पार्टी ने जो अब तक किया है उसके नतीजे में, उस जद्दोजहद के नतीजे में आपको ये मुस्कुराहटें ही मिल सकती थी। तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ कि मोहतरम जो ना रीडिंग के पर्चे में यूनाइटेड नेशन में पास हो गए। तो मैं बेसिकली ये तो अज़राए तफन्नुन सुनाया मैंने, मगर कल मेरे एक दोस्त ने मुझे एक मैसेज किया न्यूयॉर्क से। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि ये हमारे हालात क्या हो गए हैं और हम कहाँ खड़े हो गए हैं। तो ये मैसेज है उनका, मैं सुना रहा हूँ। वो कहते हैं, नकवीज एट यूएन इन न्यूयॉर्क एंड मीटिंग चाइनीज रादर देन अमेरिकन और यूरोपियन, what kind of message we are given to our western allies। तो आप ये देखें कि मैं जो आपसे रोज शेयर करता हूँ कि हमारी टोटल डिप्लोमेसी, हमारी टोटल फॉरेन पॉलिसी, हमारा टोटल बिजनेस, हमारा टोटल जो लिंक रह गया है वो चाइनीज़ हैं, ईरानियन हैं और सराउंडिंग में जो मुस्लिम ममालिक हैं वही रह गए हैं कि सऊदी अरब, यूएई। हम इससे बाहर नहीं निकलते। यहाँ तक कि यूरोप भी जाते हैं और अमेरिका भी जाते हैं। तो भाई आप अमेरिका गए थे तो टोनी ब्लिंकन से मिलना था और वहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरीज आए होंगे आपकी तरह के, आपको उनसे मिलना चाहिए था, मगर वहाँ पर भी चाइनीज़ से मुलाकात। और फिर जो अमेरिका ने करारदाद पास की, जिस पर कल मैंने पूरा प्रोग्राम भी किया था, उस पर जो ख्वाजा सफदर ने, आपने सुना होगा, कल मैंने उसका जिक्र जानबूझ के नहीं किया था कि प्रोग्राम लंबा हो जाता है, कि जो रिएक्शन दिया उससे साफ पता चल गया था कि जी हम एक बार फिर अमेरिका को बाय बाय कह रहे हैं, नखरे दिखा रहे हैं कि जी अपना डॉलर भी भाड़ में रखो और सारा कुछ भाड़ में रखो, एंड वी आर हैप्पी विद चाइनीज़। मोहतरम ने बहुत सी बातें की कि आज जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, 2 जंगें अमेरिका की हमने लड़ी, ज़िया-उल-हक के दौर में, मुशर्रफ के दौर में। तो मैं लोगों को याद कराना चाहता हूँ कि ज़िया-उल-हक के दौर में मोहतरम ख्वाजा सफदर साहब के वालिद साहब जो थे, ख्वाजा सफदर, वो शूरा के मेंबर थे ज़िया-उल-हक की, ख्वाजा सफदर के वालिद साहब जो हैं। तो ये सारे के सारे, ये तीनों पार्टियाँ आप गौर से देखें कि इनके डैडी फौज में ही पाए जाते हैं। अच्छा, फिर दिलचस्प बात यह है कि रातों रात फैसले होते हैं, सब कुछ तब्दील हो जाता है और पता नहीं चलता कि कहाँ बैठकर ये फैसले होते हैं, मगर उसके रिपरकशन जो आते हैं वो आपके और हमारे दरमियान आते हैं। आप नोट करें, असम्बली में कभी गौर से देखा है, प्राइम मिनिस्टर जब तकरीर कर रहा होता है और जो गुर्बत के रोने रो रहा होता है तो उसका सूट देखें, टाई देखें, उसके चेहरे की तमकनत और
चमक देखें, गुरूर देखें, इसी तरह अपोजिशन में देखें, सारे पार्लियामेंटेरियन देखें, आपको लगता है कि इस मुल्क में 41% अबव गुर्बत है, बिलो द पॉवर्टी है, और 43% बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, 33% जो है वो कमज़ोर बच्चे पैदा हो रहे हैं, 18% डोले शाह के चूहे पैदा हो रहे हैं, और माएँ कितनी मर रही हैं ज़िंदगी में, बच्चे कितने मर रहे हैं, जो क्या क्या रोए हैं। मैंने आज फैज साहब की एक नज़्म निकाल के रखी है जो अचानक मुझे कल रात याद आ गई, तो वो मैं चलते हुए आपसे शेयर करूँगा कि उसकी रोशनी में सारे मंजर देखिएगा। हम देखें, कल भी बताया था कि अमेरिका से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बैठकर बात करें, यूरोप से प्रॉब्लम है बैठकर बात करें, चाइनीज के साथ रहें, पड़ोसी है, मगर एक तरफ ढलक जाना और दुनिया के बड़े कॉन्फ्लिक्ट में अपने बयानात देना शुरू कर देना जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है कि चाइना और ताइवान एक हैं और हम उनके साथ खड़े हैं, ये आपका मामला नहीं है। अगर आज आपने डोनाल्ड ट्रंप की और मोहतरम प्रेसिडेंट अमेरिका की मिस्टर जो बाइडन की तकरीर सुनी हो, दोनों की डिबेट सुनी हो, जो पहली डिबेट थी अटलांटा में, तो आपको और बहुत से सिनेरियो क्लियर हो जाने चाहिए कि चाइना के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी कितनी खौफनाक है। वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि चाइनीज़ सदर है ये जो बाइडन है। फिर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो सारी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन मैं डिबेट पर सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरा सदर बाइडन बहुत सादगी से, सच्चाई से बातें कर रहा था और कोई उसकी बात में झूठ लाग लपट नहीं थी, एक जगह के अलावा कि जब इकॉनमी का जिक्र आया तो उन्होंने बहुत सारे पॉज भी दिए और कुछ अगर मगर भी नज़र आई, मगर जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी और खामी उनकी उम्र के साथ उनकी सेहत है कि वो बहुत प्रॉम्प्ट जवाब भी दे रहे थे, मगर लगता था वो वहाँ नहीं है, वो कहीं ख्याली किसी दुनिया में है, वो अटेंडेंस नहीं नज़र आती थी उनकी वहाँ पर, और वो बड़े एनर्जेटिक नज़र आते थे मोहतरम डोनाल्ड ट्रंप साहब, और जो कुछ कह रहे थे वो झूठ से शुरू होते थे और झूठ पर ख़त्म होते थे। सच्चाइयाँ बिल्कुल अलग हैं जो बाद में डिबेट के फौरन बाद चीज़ें आप ही गई सामने, जिन्होंने वो CNN पे देखा होगा या फॉक्स पे भी देखा हो। तो बराए 1% अराउंड से डोनाल्ड ट्रंप जीतते हुए नज़र आते हैं, मगर ये इतना आसान नहीं होगा कि उन्होंने आज साफ, जो आपने नोट किया हो कि नेटो के उन्होंने जब सवाल पर जब उन्होंने कहा कि ये तो नेटो भी ख़त्म करना चाहता है बाइडन ने, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल सही पॉलिसी रखी थी कि अकेला अमेरिका पैसे नहीं देगा अगर यूरोप पैसे नहीं डालेगा। मतलब कहाँ अमेरिका की इकॉनमी, कहाँ यूरोप की इकॉनमी, इससे इंटायरली टू डिफरेंट थिंग्स। और अमेरिका लीव द वर्ल्ड और लीव द नीटो, तो ये सारी चीज़ें, फिर एबॉर्शन के इशू से लेकर जितने भी इशू पर गुफ्तगू हुई, सोशल सिक्योरिटी और इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे जो उन्होंने की बाइडन ने, लेकिन महंगाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि दुनिया में हुई है, और मोहतरम डोनाल्ड ट्रंप ये महंगाई छोड़ कर गए थे। उनके दौर में सप्लाई एंड डिमांड के जो इशू खड़ा हुआ था कि हर तरफ कोविड था, सब कुछ खत्म हो गया था, तो गोश्त जो $5.5 पर पाउंड बिक रहा था मटन का, वो $13 पे एकदम चला गया था, जो आज तक वापस नहीं हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं, मगर शुरू कहाँ से होती है, और दुनिया में महंगाई कहीं भी खत्म नहीं होती, गो कि इन्फ्लेशन रेट वहाँ गिरा है। खैर मैं उससे बाहर निकलता हूँ, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप दो जगह जीतते नजर आते हैं। एक तो उनकी कैंपेन टोटल ये है कि बाइडन को वोट देने का मतलब होगा कि आप वाइस प्रेसिडेंट कामला हैरिस को प्रेसिडेंट बना रहे हैं। उनकी सेहत के हवाले से ये बहुत बड़ा तंज है, और तंज के साथ एक बहुत बड़ा तासुब है जो पूरी दुनिया में गोरे काले का आज मौजूद है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लोग कबीलों में पैदा होते हैं और कबीलों में रहना चाहते हैं, कुरान में भी यही कहा गया है, तो उसका वो फायदा उठा रहे हैं। और दूसरे जो साफ नजर आ रहा था कि मोहतरम बाइडन वहाँ मौजूद थे,
मगर मौजूद नहीं थे कि जैसे कोई उलझा हुआ शायर, कोई अजीब हालात का सताया हुआ जवाब इधर दे रहा है देख के। देखें, ये पीटीआई जो है ना, आपको बताया था कि फूट पड़ गई है, तो कल उमर अयूब ने इस्तीफा दे दिया कि जब उनकी जो इद्दत केस में सजा मुअत्तली के खिलाफ फैसला आया, बाहर निकले तो कारकुन बिखरे हुए थे। उन्होंने धक्के के मारे, इन्हें गाड़ी में बड़ी मुश्किल से चढ़ सके, तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और पहले से एक वेव बनी हुई है पार्टी में, पुराने लोग जो है, शानदाना गुलजार शायद लीड कर रही हैं उसे, असद कैसर भी हैं उसमें, शेर अफजल मरवत सबसे आगे हैं, और शहरयार आफरीदी ने इनिशिएटिव लिया कि जी इस्तीफा दे दिया जाए असम्बली से, और सियासी कमेटियों में और कोर कमेटियों में सब में वो लोग हैं जो मुश्तबा लोग हैं। तो अब दबाव यह कि शिबली फरार जो 9 मई के बाद गायब हो गए थे मंजर से, वो जो वापसी हुई है उस पर भी लोगों को शकूक शुबात हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बैरिस्टर गौहर और ये उमर अयूब, ये तो उमर अयूब तो खानदानी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के घर में पैदा हुए हैं, इनके घर से तो एस्टेब्लिशमेंट बल्कि कहना चाहिए पैदा हुई है, ये बाद में पैदा हुए हैं। और इस मुल्क की जो जिस तरह से सीज किया गया है उसकी बुनियाद इनके घर में इनके दादा ने डाली थी, फिर इनके बाप का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ उनके इस्तीफे पे, और लोगों को भी होना चाहिए, और जितने भी एस्टेब्लिशमेंट में के लोग हैं पीटीआई में सबको जाना चाहिए, बल्कि हर पार्टी से जाना चाहिए, इन्हें फारिग कर देना चाहिए। शायद मैं खान साहब की सियासत से आपको पता है एग्री नहीं करता, मगर खान साहब को सुधारा भी शायद जा सकता हो और नहीं फारिग भी किया जा सकता हो। ये तो हर जगह आ जाते हैं, हर पार्टी में मौजूद हैं, और इधर निकले उधर उभरे, उधर डूबे इधर निकले वाली जो बात है ये खत्म हो किसी सूरत से। तो देखें, पंजाब में आजकल आप नोट करें कि एक मीडिया परसेप्शन पर मरियम बीबी की हुकूमत खड़ी हुई है मुकम्मल तौर पर, और हॉस्पिटल बच्चों को दूध दे रही हैं, कहीं रोटी खिला रही हैं। अब नई कहानी आपने सुनी होगी कि हर शहर में एक मॉडल बाजार होगा जहां सस्ती अशिया मिलेंगी और फ्री डिलीवरी होगी, और बहुत बड़ा परसेप्शन उसका बनाया जा रहा है। कहीं आपने सुना कि कहीं इंडस्ट्री लगा रहे हैं औरतों के लिए, या एक जनरल इंडस्ट्री की कोई बात हो रही हो, रोटियां दो मुफ्त में, बस लंगर दो, सस्ता दो, फल सब्जी गोश्त हर चीज जो है ना एक खास उस तक सिसका के दो, ये आगे ना बढ़ सकेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे? चाइनीज इनको इंडस्ट्री तो लाकर देने सारा, इंडस्ट्री तो यहाँ से आएगी ना, इनके अपने दिमाग तो है ही नहीं, जो बता दिया जाता है उतना कर लेते हैं। अब आने वाले दिनों में आप सिर्फ ये देखेंगे कि मरियम बीबी के खिलाफ पंजाब में कितनी बड़ी मुहिम शुरू होने वाली, मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, मगर लोग चीजें जमा कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि रोज दौरे अस्पतालों के, वही सब कुछ हो रहा है ना कि हम इधर ये कर रहे हैं, कर देंगे, कर रहे हैं, करने वाले हैं, प्लान बन चुके हैं। इस सूरत में आप समझते हैं कि इस मुल्क में कोई तरक्की हो सकती है, कोई आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, फिर पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका से कटकर जो तरक्की खुशहाली का हब है, आप एक चाइना के पर बैंक करके, अच्छा इस खानदान का तो मुकम्मल आसरा तकिया चाइना पर है कि हर चीज वहां से आएगी। बसें आ गई इस्लामाबाद में, हमने इलेक्ट्रिक आपने सुनी होगी, जिस पे बलोच कह रहे हैं कि अपने सूबे में, अपने शहर में तो बसें आ रही हैं, यूनिवर्सिटियां बनाने के ऐलानात हो रहे हैं, हमारे यहाँ ऑपरेशन लाता जा रहा है। आज मेरी 2 पश्तून नौजवानों से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इस पे हुआ, कहने के बाबा हम आपको बता दे रहा है कि अगर ऑपरेशन हुआ तो शहरों में लड़ाई होगी, लोग बहुत गुस्से में हैं, कोई ऑपरेशन नहीं देखना चाहता है, कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। और हैरान कुन तौर पे जो मुझे भी याद नहीं था, उस पश्तून नौजवान ने ANP के इफ्तिखार साहब की गुफ्तगू, मियां इफ्तिखार की गुफ्तगू दोहराई। उन्होंने कहा कि पंजाब में 70 कालेदम तंजीमें हैं, जो दहशतगर्दी इंतहा पसंदी की माँ है वो पंजाब में है, जहाँ रोज वाक़यात भी होते हैं अक़लियतों के खिलाफ, और जहाँ से रियासत ने इसको नर्सरी से यूनिवर्सिटियां बनाया, वहां ऑपरेशन तो नहीं करते ही है। जहां से जिहादी जमाओं के असर पहुंचाए जाते हैं कराची से और शहर मुल्क के शहरों से और स्पेशली पंजाब से, ये सारे ऑपरेशन बलूचिस्तान में
KPK में या कराची में करते हैं, बाकी भी तो पंजाब में भी तो है। और फिर उसने नाम ले रहे कि गिराना शुरू किए, मैं उस पर क्या गुफ्तगू करूं। फिर एक दोस्त ने एक और बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है, कहने लगे ये जर्मनी में तो नई शर्त आ गई है कि अगर आपने सिटीजनशिप लेनी है तो इसराइल के वजूद की हिमायत करना पड़ेगी, तो अब ये मुसलमान और ख़ासकर पाकिस्तानी क्या करेंगे। मैंने कहा भाई आराम से बैठ, जैसे PTI को कभी यकीन था ना कि खान साहब अरेस्ट हुए तो पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाएगा, क़यामत मच जाएगी, तो मैंने कहा था कुछ नहीं होगा, इस खित्ते के लोगों की सरिश्त में ही नहीं है बाहर निकलना। इसी तरह मैं उनसे कहा आराम से बैठ, ये पाकिस्तानी मुसलमान बड़ा चालाक है, ये अपनी ईगो के लिए सब कुछ कर सकता है और अपने वक्त पड़ने पे पैर छूने में देर नहीं लगाता है। मैंने कहा ये बड़े आराम से दस्तखत करेंगे। मैं अमेरिका में जानता हूँ, यहाँ कादियानियों को मारते हैं, उनके घरों में घुसते हैं, उनके ज़मीनों जायदादों पे कब्जे करते हैं, उन्हें शहर बदल करने की कोशिश करते हैं, मगर अमेरिका में इन्हीं मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने MD बनकर सियासी पनाह लेने का रिकॉर्ड तोड़े। तो इस रोशनी में चीज़ों को देखते जाइए, आपको आहिस्ता आहिस्ता मंजर साफ होता चला जाएगा। आप ये ध्यान में रखिएगा, अगर बिजली के रेट और बढ़े, गैस के रेट और बढ़े, पानी की किल्लत खत्म नहीं हुई, रियासत कोई इकॉनमी का बड़ा एजेंडा लाने की बजाय ऑपरेशन की तरफ बढ़ती रही कंटिन्यू, तो इस मुल्क में बहुत बड़ा गदर पड़ने वाला है। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि अफगानिस्तान पे जो बयान आया आसिफ ख्वाजा का कि अगर ज़रूरत पड़ी तो दहशतगर्दों का पीछा करते हुए सरहद पार भी जाएंगे, वो अमेरिका को खुश करने के लिए। अमेरिका मैं नहीं समझता कि वो चाहता है कि वहाँ जाके कोई लड़ाई हो। वो जिनके जो अपने विड्रॉल के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिट्रीव के साथ कहना चाहिए, वो इन पे छोड़ गया है कि अब निपटते रहो। अब इनके पास इतना जोरों बाजू में दम है कि ये वहाँ तक जाएंगे। और वो पश्तून, वो अफगानी जो कराची से हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में फैल गए हैं, वो इस हमले को बर्दाश्त कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों की रोशनी में ऐसे गीदड़ भपकियों को देखा करें। इक्का दुक्का का मैं नहीं कहता, मगर कोई बड़ी जंग इस खत्ते में अब अफोर्डेबल नहीं है। तो फैस की नज़म सुनिए, इंजॉय कीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़। कोई नगमा, कोई खुशबू, कोई काफिर सूरत, कोई उम्मीद, कोई आस, मुसाफिर सूरत, कोई गम, कोई कसक, कोई शक, कोई यकीन, कोई नहीं है आज शबे दिल के करीब, कोई नहीं है, कोई हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। तो मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है, अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।